नमस्कार दोस्तों, आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन आज इसका अंतिम लेक्चर होने वाला है। ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पिछले 27-28 क्लासेस इसकी मैंने ली हैं, लगातार आपके लिए पढ़ाया है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। केवल मात्र इस बुक से बात करें तो 7 क्वेश्चन और प्लस इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे आप समाकलन अवकलन ये चीजें साथ साथ में सीखोगे। तो मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले करवाए, साथ साथ में समाकलन अवकलन के हर क्लास के अंदर जब भी समाकलन से संबंध में आया तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया, जिससे आप हर प्रकार का समाकलन सीखो, चाहे वो चरों का प्रतिस्थापन से हो, खंड से समाकलन हो, आंशिक भिन्न वाला हो, हर प्रकार के समाकलन समघात में परिणित हो गया तो आप कैसे उसको हल करोगे। तो बहुत सारे हमने समाकलन के भी क्वेश्चन किए। तो लगभग जो ये बुक थी आपकी, ये लगभग आपकी 14 क्वेश्चन की होगी। 14 से 15 क्वेश्चन आप इजीली, केवल मात्र अगर आपने ये 27-28 क्लासेस देखी हैं तो इतने क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर पाओगे। तो पूरी मेहनत हमने की है इसके अंदर। अब देखो आगे, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें आपको जो पिछले लेक्चर पढ़ रहे थे सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं ये पूरी बुक, जितनी भी ये पूरी बुक है, इसमें जितने भी आपके फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं वो आपको एक साथ मैं यहां पर याद करवाऊंगा, ताकि क्योंकि देखिए कितने नंबर का सवाल है, 14 से 15 नंबर क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 14 गुणा को आप 2 से करोगे, लगभग 30 नंबर इस एक बुक से आप ले सकते हैं। क्योंकि हमने इस तरह पढ़ा है, क्योंकि समाकलन अवकलन वैसे भी हम अलग करेंगे टॉपिक, लेकिन साथ साथ में इसके पढ़ा भी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। समाकलन अवकलन हमने सीखे हैं। तो लगभग 30 नंबर एक छोटा मोटा स्कोर नहीं है। तो इस बुक को मैं पूरी रिपीट करूंगा एक क्लास के अंदर। जितना भी मैटर हमने पढ़ा है पूरा हम टोटली रिपीट करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज, क्योंकि क्लासेस भी इसकी ज्यादा होगी, 25 से 27 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इसमें आपको जितने भी फॉर्मूले हैं जो पहली क्लास में थे, 5वीं 6वीं 10वीं तक क्लास थे, वो फॉर्मूले आप थोड़े थोड़े भूल गए हैं, लेकिन एक साथ मैं आपको रिपीट करूंगा, एक साथ फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये तो रही 2 क्लासेस की बात। पूरी बुक कंप्लीट होगी, उसके बाद नई बुक स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं इसका टेस्ट भी लेने वाला हूं, इस बुक का टेस्ट लेने वाला हूं। तो आपको देखिए अभी मैं घोषणा कर देता हूं इसकी कि इसमें आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का मैं टेस्ट बनाऊंगा। यहीं पर यूट्यूब पर ही होगा टेस्ट, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं बाद में करवाऊंगा। पहले तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आपको अभी बता देता हूं, आपके पास अभी देखो ये आज क्लास आई है, उसके बाद एक और क्लास आएगी, फिर एक दिन का मैं ब्रेक देकर नेक्स्ट डे होगा, उसमें आपका पूरा टेस्ट लेने वाला हूं। तो यानी आपके पास अभी 3 डे हैं, 3 दिनों में। और देखिए मैंने रिपीट भी, मतलब जो आगे वाली क्लास होगी उसके अंदर पूरा रिपीट भी कर दूंगा, तो आपको पूरी रिपीट भी होगी। बस आपको अच्छे से टेस्ट देना है, ईमानदारी से आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि देखिए आप सभी का इसमें ही बेनिफिट है। मैंने मेहनत इसमें करनी थी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने जिस तरह मैंने पढ़ाया है, जैसे क्वेश्चंस आए हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपका ईमानदारी से जो एक दिन छोड़कर आपका टेस्ट होगा बाद में, पूरा टोटल इस बुक का, क्योंकि क्वेश्चन भैया इस बुक में से ही 7 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा शायद ही समाकलन अवकलन के बाद ये केवल मात्र ग्रेजुएशन के अंदर तो ये ऐसी एकमात्र बुक है जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं और सरल क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट बुक है। अगर ये बुक आ गई तो आपको हर बुक आएगी, अवकलन गणित आ गई, समाकलन गणित आ गई, वो सारी चीजें इसी पर डिपेंडेड हैं। तो ये बुक हमें अच्छे से इसको तैयार करना है, इसलिए इतना हमने इस पर टाइम स्पेंड किया, इसलिए इतने बढ़िया तरीके से हमने इसे पढ़ा। बाकी जो बुकें होंगी वो हम थोड़ा जल्दी भी करेंगे, ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी से कवर हो। तो इसमें हमने इतना टाइम इसी वजह से दिया है। तो आपको ईमानदारी से टेस्ट भी देना है। तो देखिए कितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, पूरा मेहनत आपके लिए किया है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो। और ऐसे ही आगे आगे हम चीजें करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी हम लाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो भी धीरे धीरे हम चीजें तैयारी कर रहा हूं उसकी मैं, और आपको जल्द ही वो मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अब लेक्चर की ओर। जो क्लास हम पढ़ रहे थे उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो जो क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसमें हमने पढ़ लिया था कि अगर आपके पास 2 चर हैं, 2 चर आश्रित चर हैं किसी अन्य चर के सापेक्ष, जिसमें हमने टी माना था, तो उसमें 2 चर थे तो 2 समीकरण बनी थी, उसे हमने विलोपन विधि द्वारा कर लिया था। लेकिन अगर उस विधि से सोल्व न हो
तो कुछ और प्रकार का था। अगर वहां पर आपको dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर इस रूप में इक्वेशन मिले तो आपने 3 रूल पढ़े थे। इंपॉर्टेंट है, बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल हैं ये, इस पर आधारित हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो जहां क्वेश्चन बनता है वहां मैं आपको बताता हूं और वहां बनेगा क्वेश्चन निश्चित रूप से, ठीक है। तो इसमें हमने रूल पढ़ा था। रूल फर्स्ट क्या था रे, अच्छे से रिपीट करो। रूल जो पहला था, पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि पहले 2 आपको खंड लेने हैं, उनमें से या तो कोई अगर इसका चर यहां पर हो, या तो पहले 2 से कोई चर निरस्त हो जाए। निरस्त न हो तो यानी ऐसे 2 चर लो जिसमें केवल मात्र 2 ही चर हो आपके x और y, जिससे आपका समाकलन हो सके, या तो निरस्त हो जाए या फिर वो चर हो ही ना, सीधी सी बात है। इसके अंदर हमने एग्जांपल भी बहुत सारे किए थे, जैसे dx अपॉन x वाई स्क्वेयर z और dy अपॉन z, ठीक है। यहां ऐसा एग्जांपल था। अब देखो यहां से ये चर एक्स्ट्रा है तो ये चर निरस्त हो रहा है, या फिर यहां पर आए ना है, तो उससे आप देखो अब ये चरों का पृथक्करण से आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया एक। अब दूसरा, ऐसे ही ये प्रथम 2 खंडों से, फिर आगे अंतिम 2 खंडों से, या पहले और तीसरे खंड से आपको 2 समीकरण निकालने हैं। और 2 समीकरण कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र समीकरण होने चाहिए, और जो हल आएगा वो आपका अभीष्ट हल प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 ऐसे आपको सोल्व करने थे। तो ये आपका पहला रूल। अब देखो दूसरा रूल क्या पढ़ा था हमने, रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड क्या था? रूल सेकंड, अब देखो जो रूल फर्स्ट आपने लगाया, देखिए आपको हल तो 2 निकालने हैं, तो रूल फर्स्ट से आपका एक हल प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए 2 चरों को लेकर किया आपने, आपका सोल्व हो गया, एक हल हो गया, लेकिन दूसरा हल आपको अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर रूल फर्स्ट से यदि एक हल प्राप्त हो जाए, एक हल प्राप्त हो, तो दूसरा हल कैसे प्राप्त करना है? तो जहां पर जो वैल्यूज की कमी है, मान लीजिए यहां y एक्स्ट्रा है, तो y बराबर आप इसको x और z में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी देखिए 2 है dy और dz, तो यहां पर x y ही होना चाहिए, z नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर x y है तो x y होना चाहिए, z वाला हटना चाहिए। अगर पहले 2 से कोई हल आ गया तो वहां पर आप किसी की, मान लीजिए x था कुछ, x बराबर y c1, तो यहां पर मान लीजिए x एक्स्ट्रा है तो x की वैल्यू आप रख सकते हो, y में आ गई तो दोनों y और z में हो गए, तो वहां से आप इसे सोल्व कर सकते हो, उसका दूसरा रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका रूल सेकंड, जिसमें क्या था कि एक हल तो आप पहले रूल से निकाल लो, लेकिन दूसरा हल आपको न निकले आपसे, तो आपको क्या करना है, वो वैल्यू आपको रखकर प्रतिस्थापन करके और फिर उसका समाकलन करोगे तो आपके पास रूल सेकंड से रिजल्ट आ जाएगा। चलो रूल थर्ड। रूल थर्ड में क्या था? रूल थर्ड में आपको गुणक लेने थे। रूल थर्ड यानी आपके पास कोई ऐसी रिजल्ट निकले जिससे गुणक लेकर, यानी कुछ वैल्यूज आपके पास 0 नहीं हो रही होगी, 0 हो, तो उससे आप रूल थर्ड से गुणक लेकर 1/x मान लीजिए आपने गुणक लिया, तो दोनों ऊपर नीचे आप x की गुणा करवा के उसे सोल्व कर सकते हो, 0 बन जाए, हमने उसके क्वेश्चन किए और वहां से आप समाकलन कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी वो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला देखो, शुरुआत इजी क्वेश्चन से करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाला हूं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना रहे, दिक्कत आपको कहीं भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने रूल पढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके, ये देखिए जो गोखरू वाली आपकी जो ग्रेजुएशन के अंदर बुकें लगती हैं उनमें से क्वेश्चन मैं लाता हूं, और क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का। अगर बीएससी वाला मैटर है तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 12th वाला है तो उसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो वो बुकें हैं एनसीईआरटी वाली, आरबीएससी वाली, गोखरू, नवकार पब्लिकेशन, ये बुकें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे चीजें। तो ये बुकें आपके पास सबसे पहले मस्ट कंडीशन है ये कि आपके पास ये बुकें होनी चाहिए। और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको माथुरिया की बुक बताई थी, वो भी अच्छी है, एसआर सैनी की बुक भी अच्छी है। तो और कोई सी भी बुक आप परचेज कर लो। लक्ष्य की इतनी ज्यादा खास बुक नहीं है मैथ्स की, बाकी जो आपके पास माथुरिया की है और जो एसआर सैनी है, ये बुकें बेस्ट हैं। तो वही बुकें आप परचेज करने की कोशिश करो, क्योंकि उनमें मैटर क्वेश्चन तो देखिए पूरे ग्रेजुएशन वाले नहीं करवा रखे, ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन नहीं करवा रखे जो ग्रेजुएशन वाली बुक के अंदर हैं, लेकिन और अच्छा मैटर देर का है, मैटर अच्छा देर का है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, dx अपॉन x, सिंपल सा क्वेश्चन है
और मुझे विश्वास है, सिंपल इसीलिए आपको दिया है पहला, ताकि आप पता चल सके कि आप कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो आपके पास पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका रूप आपको पता चल गया, किस रूप में है, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर। यानी आप सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, देखो प्रथम दो खंडों से लीजिए, प्रथम पहला रूल लगाओ आप दो खंडों से। देखो तो यहां पर dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई, देखो समाकलन करोगे log x और इधर इससे ले आओ माइनस का log y बराबर log कांस्टेंट आप कोई सा भी ले सकते हैं, log के अंदर लीजिए। अब देखो log m माइनस n क्या होगा, x अपॉन वाई log c1, log से log कैंसिल तो x की वैल्यू आ गई y c1। ये आपका पहला आ गया, ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। या आप इसे ऐसा भी लिखेंगे हल को, x बाहर कांस्टेंट होना चाहिए c1। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये क्या है, पहला आंसर आया है। दूसरा आपको भी निकालना है, तो दूसरे के लिए आप क्या करते हो, देखो देखो दूसरा और तीसरा खंड ले लो, द्वितीय व तृतीय से। एक बार आपको प्रोसेस समझा रहा हूं मैं, द्वितीय व तृतीय खंड से, द्वितीय व तृतीय खंड से तो क्या आएगा, dy अपॉन वाई, dz अपॉन z, समाकलन कर दो log y बराबर log z प्लस का log c। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा log y, देखो m की प्रॉपर्टी लगा दो, log z c2, log से log कैंसिल, y बराबर z c2 या y अपॉन z बराबर c2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 क्या है, दोनों स्वतंत्र इक्वेशन है, दोनों स्वतंत्र इक्वेशन है, तो समीकरण 1 व 2 अभीष्ट हल। सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं और हम इसे और भी सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं लेक्चर्स में। चलो क्वेश्चन को देखो, लिखो जो भी लिखना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और टेस्ट होगा तो उसमें आपको जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, कुछ पिछले सालों के आए हुए भी हो सकते हैं, है ना, सब कुछ मिश्रण मिलेगा। कुछ हमारी ओर से भी क्वेश्चन, बुक से भी क्वेश्चन, कोई गाइड में अच्छे मिले तो गाइड में से, तो हर जगह से उसका क्वेश्चन का समावेश होगा उसमें। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, 20-25 क्वेश्चन आपको पूरी बुक में से मिलेंगे, तो आप इसी तरीके से उन्हें सोल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन इजी ही आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन वाई जेड बराबर dy अपॉन zx बराबर dz अपॉन एक्स वाई, dz अपॉन एक्स वाई। ठीक है, देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसे, वही फॉर्मूला किस रूप में है, उस रूप में है ना। अब देखो प्रथम व द्वितीय खंड से ध्यान रखना है, यानी यहां से सोल्व हो रहा है, पहले देखो आप कि उससे सोल्व हो रहा है, रूल फर्स्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। रूल फर्स्ट नहीं लगा तो रूल सेकंड लगाओ। तो ऐसे आपको दिमाग के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें आने लग जाएंगी कि कौन सा रूल इसके अंदर अप्लाई होगा। जहां पर देखो एक्स क्यूब माइनस वाई ऐसे कुछ मिले तो वहां पर रूल थर्ड आपको लगाना पड़ता है लगभग। देखो पहले से लिया तो डी एक्स अपॉन वाई जेड बराबर डी वाई अपॉन जेड एक्स। ठीक है, अब देखो जेड से जेड आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका देखो डी एक्स वाई डी वाई। ठीक है, अब समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 और सी को भी ऐसा ले लो c1 बाई 2। तो यहां से देखो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का c1। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई। क्या आ गई, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखो दूसरा देखो यहां से द्वितीय व तृतीय खंड लो, द्वितीय व तृतीय खंड से, द्वितीय व तृतीय खंड कौन सा है, डी वाई अपॉन जेड एक्स बराबर डी जेड अपॉन एक्स वाई। यहां से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया,
तो dy अपॉन z, तो इधर देखो चरों का पृथक्करण कर दो तो क्या आएगा y dy z dz। अब देखो समाकलन करने पर, तो समाकलन करो वाई स्क्र बाई 2 बराबर जेड स्क्र बाई 2 प्लस c2 बाई 2। यहां से देखो वाई स्क्र माइनस का जेड स्क्र बराबर c2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या हैं, स्वतंत्र समीकरण हैं। समीकरण 1 व 2 दोनों स्वतंत्र इक्वेशन हैं, तो ये इसके अभीष्ट हल होंगे। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन अब आपके लिए, ये तो थोड़े इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्योंकि देखो इनमें टाइम कम लगता है। बाकी कोई और क्वेश्चन होंगे तो उसमें लेंथ ज्यादा होगी तो क्वेश्चन भी बड़े होंगे, टाइमिंग भी बड़ा लगेगा, लेकिन इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा संभावनाएं बनती हैं पूछने की जो इजी तरीके से सोल्व हो जाएं, है ना। तो प्रैक्टिस बस ऐसे करो क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है डी। अब देखो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैसे टाइप यही है लेकिन थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई कर रहा हूं। डी वाई अपॉन वाई स्क्र बराबर डी जेड जेड एक्स वाई माइनस का 2x², ये क्वेश्चन है। देखो अब रूल सेकंड इसके अंदर लगेगा, हर रूल के क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूं मैं, तो अब इसके अंदर रूल सेकंड आपको लगाना है। देखो क्यों लगाना है, तो देखो सबसे पहले आप इसको सोल्व करते हो प्रथम और द्वितीय से तो आपका सोल्व हो जाएगा। देखो कोई चर नहीं है ना, अब देखो क्या कोई सा भी लेंगे तो यहां पर x आ रहा है, ये लेंगे तो यहां पर y आ रहा है, तो ऐसा सोल्व नहीं हो सकता। तो रूल सेकंड क्या कहता है कि अगर आपके पास प्रथम नियम से एक हल प्राप्त हो जाए तो दूसरे का आप यहां पर जो वैल्यू आई है उससे x बराबर कुछ हल आएगा, वहां से जो वैल्यू आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले प्रथम व द्वितीय से, द्वितीय खंड से, ठीक है। देखो क्या हल आएगा, dx अपॉन एक्स वाई बराबर dy अपॉन वाई स्क्र, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, dx अपॉन dy अपॉन वाई आ गया। देखो समाकलन करोगे, समाकलन करने पर लिखो यहां पर, समाकलन करने पर तो log x बराबर log y प्लस का log c1, तो यहां से क्या हल आएगा, x बराबर का y c1, ये आपके पास हल आ गया, ठीक है। x बराबर y c1 ये आपके पास हल आ गया। अब देखो किसी भी खंड को आप ले सकते हैं, x बराबर यहां पर देखो जहां वैल्यू देखो x की वैल्यू रखनी है तो यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, और यहां अगर ये लेते हो तो यहां पर आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो ये लेते हैं तो, लेकिन आपको x बराबर निकाल रखिए तो x बराबर ले लो। तो द्वितीय व तृतीय खंड से, द्वितीय व तृतीय खंड से, द्वितीय व तृतीय खंड से सोल्व करोगे तो देखो डी वाई अपॉन वाई स्क्र, ठीक है, द्वितीय व तृतीय खंड लेना है, डी जेड अपॉन जेड एक्स वाई माइनस का 2x², ठीक है। अब देखो यहां पर x की वैल्यू रख दो, क्योंकि देखो x ही चर है ना, यहां पर तो dy और dz है, x का क्या काम है यहां पर, तो यहां पर आप x की वैल्यू रख सकते हो, ये y c1, तो रखो यहां पर dy² dz, यहां पर अगर वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखता हूं, y c1 रखना है तो एक y पहले ही है, तो क्या हो गया zy² c1 माइनस का 2x², x की स्क्वायर करनी है तो y² c1², y² c1²। अब देखो यहां से y² क्या कॉमन आ रहा है, तो y² कॉमन आकर इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा dy, और यहां से c1 भी कॉमन आ रहा है, देखो c1 भी इसमें से कॉमन आ रहा है, तो c1 की मैं यहां पर गुणा करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां बच गया dz, z माइनस का एक c1 बचा ना, एक कॉमन ले लिया, ये आपके पास बच गया। देखो अब आप समाकलन कर सकते हो इसका, तो समाकलन करो क्या आएगा, c1y
बराबर डी जेड हट जाएगा, तो देखो 1/z क्या होगा, log z माइनस का c1। अब यहां से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू आएगी x/c1। तो यहां से c1 x/c1, c1 से c1 कैंसिल हो गया, log z माइनस का c1। वैल्यू आपके पास आ गई x बराबर log z माइनस का c1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 व 2 दोनों क्या होंगे, इसके अभीष्ट हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जितना भी है, डी एक्स अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस का 2x4 2x की पावर 4 बराबर डी वाई अपॉन में 2y की पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब वाई बराबर डी जेड अपॉन 9z एक्स क्यूब माइनस का वाई। अब देखो यहां पर नए तो कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी खंड ले लो, आपसे हल नहीं हो रहा होगा। देखो यहां से यहां भी आपको ये ले रहे हैं, तो ये यहां से क्या आप सोल्व कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो पहले में ये नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, यहां से एक हल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पर एक आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर 1/x का भाग दूं तो ये हो गया वाई क्यूब माइनस का 2x क्यूब, 1/x यानी x का ऊपर नीचे मैं 1/x यहां से कॉमन लेता हूं, 1/x इसका गुणक लेता हूं। तो देखो इसमें से 1/x, इसमें से अगर मैं 1/y लूंगा तो एक y 2y क्यूब बन गया, यहां पर देखो 2x क्यूब बन गया, और यहां से अगर मैं 3z दूंगा तो 2x क्यूब, ये देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो यानी यहां पर गुणक क्या आएगा, गुणक आपको लेना है 1/x 1/y 1/3z गुणक लेने पर क्रमशः यानी प्रत्येक का अलग अलग आपको इसका गुणक लेना है। तो देखो 1/x आप यहां पर इसका गुणक लेते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो dx अपॉन यहां से देखो 1/x, तो यानी 1/x के ऊपर नीचे आपको गुणा करानी है, इसका तात्पर्य यही होता है। तो dx अपॉन x आ गया, नीचे देखो क्या बचेगा y क्यूब, क्योंकि x आपने कॉमन ले लिया बाहर आ गया, यहां पर 2x की पावर 4 है पहले, अब कितनी बचेगी 3, तो माइनस का 2x क्यूब। अब देखो डी वाई अपॉन में कितना आएगा, 1/y लिया है, इसमें से 1/y देखो 1/y, और आगे वाले में से 1/3z, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो रहा है इससे, तो यहां से आपने लिया है 1/y, तो y ले लिया, नीचे क्या बचेगा 2y क्यूब, क्योंकि एक y बाहर आ गया, माइनस का x क्यूब, ये y भी बाहर आ गया। अब देखो आगे वाले में dz अपॉन में 3z, क्योंकि 1/3z आपने ऊपर नीचे एक प्रकार से गुणा करवाना है, गुणक का अर्थ यही है, 1/3z आपने लिया है तो उसका ऊपर नीचे गुणा करवा दो। तो देखो यहां से हमने गुणा कराया, तो ये यहां क्या इतना बच गया 3z नहीं बचेगा ना 3, अब अंदर इसकी 3 के साथ में गुणा करवा दो, तो 3x क्यूब माइनस का 3y क्यूब। अब देखो यहां से 3x क्यूब प्लस का है, अब देखो माइनस x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब माइनस का 3x क्यूब, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y क्यूब, तो ये यहां देखो y क्यूब और 2y क्यूब प्लस का 3y क्यूब, तो कैंसिल हो गया, यानी नीचे तो आपके भिन्न है, भिन्न रूप में क्या बचेंगे 0 नीचे बच जाएगा, इसको जोड़ो, तो देखो dx अपॉन x प्लस का dy अपॉन y प्लस का dz अपॉन 3z। ठीक है, ये बच गया आपके पास। अब मुझे बताओ इसका आप समाकलन कर सकते हो ना, बराबर बटा में तो 0 बचेगा, तो ये देखो 0 बाहर आ गया। अब देखो इसका समाकलन करने पर तो क्या आएगा, log x प्लस का log y, देखो इस 1/z का हो गया प्लस का 1/3 log z।
ठीक है। ये 1/3 की पावर मैं ऊपर लगा सकता हूं इसके, तो क्या आएगा देखो बराबर कांस्टेंट log c1। यहां देखो 1/3 की पावर मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं z 1/3 है ना। अब देखो x y z की पावर 1/3 बराबर c1। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया 1 नंबर। लेकिन आपको रिजल्ट तो कितने निकालने होते हैं, रिजल्ट तो आप 2 निकालोगे, 2 आपको रिजल्ट निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा दूसरा रिजल्ट, देखो आप पहले और दूसरे को देखो, देखिए किसी प्रकार से आप सोल्व करो, सोल्व करना है आपको, तो पहले और दूसरे को यहाँ पर आप रेखिक अवकल समीकरण बना सकते हैं, चरों का पृथक्करण बना सकते हैं, समघात बना सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल बन रहा है, देखो y3 यहाँ पर 4 है पावर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और y और x के रूप में, तो यानी ये समघात समीकरण बन गया। जो शुरुआत में आपने पढ़ा था चरों का पृथक्करण, समघात, रेखिक अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण, उस रूप में ये कन्वर्ट हो गया। तो वो उस रूप में कन्वर्ट हो गया, तो इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या, देखो प्रथम व द्वितीय खंड से, द्वितीय खंड से, तो प्रथम व द्वितीय खंड से, तो dx अपॉन वाई क्यूब x माइनस का 2x की पावर 4 बराबर आ गया आपके पास dy, नीचे बचेगा 2y की पावर 4 माइनस का x क्यूब y। ठीक है, यही है होगा। अब देखो dy अपॉन dx के रूप में कन्वर्ट करो इसे, तो dy अपॉन dx में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बचेगा 2y की पावर 4 माइनस का x क्यूब अपॉन y, नीचे बचा y क्यूब x माइनस का 2x4। ये क्या है, समघात इक्वेशन है, समघात समीकरण है। तो समघात समीकरण है तो आप y बराबर क्या लोगे, vx, और y बराबर vx लोगे तो dy अपॉन dx आपके पास क्या आएगा, v प्लस x dv अपॉन dx, v प्लस x dv अपॉन dx। अब dy अपॉन dx की जगह ये रख दो और y बराबर vx ये रख दो, तो क्या आएगा v प्लस का x dv अपॉन dx बराबर, अब देखो y की जगह क्या रखना है v, तो v की पावर कितनी हो जाएगी 2, v की पावर 4, x की पावर भी 4 माइनस का y बराबर vx, तो x क्यूब पहले ही है तो x की पावर 4 तो हो गया, एक बच गया v, नीचे क्या होगा y क्यूब, तो v क्यूब x क्यूब, और x क्यूब एक इंटू में x और है तो x की पावर 4 माइनस का 2x4 है। अब देखो यहां से आप x की पावर 4 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 4 दोनों में कॉमन आएगा, तो देखो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया, v प्लस x dv अपॉन dx, 2v की पावर 4 माइनस का v, नीचे v क्यूब और यहां पर माइनस का 2, ये बच गया ना। अब देखो v की पावर क्यूब है, अब ये v है इधर ले जाएंगे, अब ऊपर लिखना पड़ेगा, ये एक हल तो आपके पास आ गया, ये इस वाले में लिखता हूं मैं, देखो v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर 2v की पावर 4 माइनस v। अब देखो यहां से अब हम डायरेक्ट इसका v को इधर ले जाएंगे और इसका एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा देखो x dv अपॉन dx बराबर 2v की पावर 4 माइनस v। अब देखो ये माइनस, ये v है माइनस v में गया, ये एलसीएम ले लीजिए v क्यूब माइनस 2, तो v के साथ गुणा होगा, तो एक v के साथ ये गुणा हुआ तो माइनस का v की पावर 4 और माइनस से माइनस प्लस, तो प्लस का 2v, नीचे क्या बचा जो एलसीएम था v क्यूब माइनस का 2 x dv अपॉन dx बराबर देखो क्या बचेगा 2v की पावर 4 माइनस v की पावर 4, यानी एक v की पावर 4 बच गया, v की पावर 4 माइनस v प्लस का 2v, एक v बच गया प्लस का v, नीचे v क्यूब माइनस का 2। ठीक है, और यहां से आप इसे v कॉमन ले लो, v कॉमन लिया तो v क्यूब प्लस का 1, नीचे आपके पास बच गया v क्यूब माइनस का 2। x dv अपॉन dx है, चरों का पृथक्करण कर दो, चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से। अब देखो चरों का पृथक्करण करोगे तो यहां पर dx अपॉन x बाहर आ गया, अब dv के नीचे क्या आएगा, ये पलटेगा ना v क्यूब
माइनस का 2, नीचे वी क्यूब प्लस का 1। अब देखो आप इसे सोल्व कर सकते हैं कैसे, इसमें कुछ ऐड कीजिए जिससे ये पार्ट कैंसिल हो जाए। तो आप कैसे करोगे, वी क्यूब माइनस का 2 है, यानी यहां पर आपको प्लस 1 बनाना है जिससे ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। तो क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर 3 जोड़ दो, 3 घटा दो। 3 जोड़ोगे तो क्या हो गया, 3 घटाओ, 3 जोड़ोगे तो -2 + 3 यानी 1, तो वी क्यूब प्लस का 1, और आगे कितना आएगा माइनस का 3। नीचे इसके अंदर अलग अलग भाग दे दो, वी क्यूब प्लस का 1 और यहाँ पर वी क्यूब प्लस का 1, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर dv इंटू में है ही दोनों के 1/v, और यहां पर ये देखो माइनस का 3v क्यूब, ये किससे हल हो जाएगा आपका, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। और ये 1/v यानी log v, यहां पर आप y बराबर vx माना था तो v की वैल्यू y/x यहां पर डायरेक्ट यहां पर रख दोगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये आंशिक भिन्न से जो आप करते थे आंशिक भिन्न 12th वाले में, उससे ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये यहां पर log x आ गया पहले ही, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरह सोल्व होगा। आगे लास्ट में समाकलन करना है, समाकलन करके हल लिख देना। तो देखो ये था दोस्तों आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहा है जो आपको न आए, और जो आपके एग्जाम में आए वैसा मैंने कोई भी टॉपिक इसके अंदर नहीं छोड़ा है। वैसे ये बुक बहुत बड़ी है, अगर आप बीएससी करते हैं तो आपको पता होगा 3-3, 4-4 महीने में भी ये बुक कंप्लीट नहीं होती है। तो इतना मैटर हमारे है ही नहीं, इतना पूरा सिलेबस में कुछ नहीं है हमारे अंदर। सिलेबस में जो चीजें दे रखी हैं वही चीजें आप तक हमने करवाई हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछले सालों के पेपर उठाकर आप देख सकते हैं वही चीजें आती हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता। तो वही आपको चीजें पढ़नी है जो बेस्ट चीजें हैं, यानी स्मार्ट स्टडी करो। अब कई दोस्त बिना सिलेबस देखे ही पूरी बुक पढ़ेंगे, यानी कहीं किसी ने कह दिया डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पूरी बुक ही पढ़ने लग जाएंगे। पूरी बुक नहीं पढ़नी, जो सिलेबस के अंदर है वो सिलेबस तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। जिस भी चाहे सेकंड ग्रेड नहीं, आप किसी की तैयारी करो, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। यही एक तरीका है, क्योंकि बेवजह की चीजें थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब कितना मैटर, कुछ भी पढ़ दो इसके अंदर, बहुत बड़ी बुक है ये, लेकिन जो मैटर है हमारे पास जितना लगता है वो मैटर इतना ही है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, है ना। तो ये है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है। इसके नोट्स आपको पता ही है कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, वहाँ पर डायरेक्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो। आप निकालने चाहते हो तो जैसे ही पूरी बुक कंप्लीट हो तो उसे सारे नोट्स को निकलवा लो, है ना, ताकि आपको बेनिफिट उससे अच्छा मिल सके। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई है। शेयर किया करें दोस्तों, देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा शेयर सपोर्ट किया करें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।